गुड मॉर्निंग साथियों। मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑनलाइन क्लासेज के क्रम में आज हम भारत में ब्रिटिश कालीन गवर्नर जनरल व वाइस रॉय लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड लिटन तथा लॉर्ड रिपन के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, हम जानते हैं कि लॉर्ड मेयो के बाद इस देश में जो ब्रिटिश वॉइस रॉय अथवा गवर्नर जनरल आए थे वो लॉर्ड नॉर्थब्रुक ही थे, जिनका समय 1872 से 1876 था। साथियों, उन्हीं के समय 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट के पारित होने का उल्लेख है, जिसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु की लड़की तथा 18 वर्ष से कम आयु के लड़के के विवाह का निषेध घोषित किया गया। वस्तुतः कि भारतीय समाज में एक सुधार का क्रम था, लेकिन जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनके लिए ये अनावश्यक रूप से भारतीय समाज में एक इंटरफेरेंस भी था। 1874 में असम को सिलहट सहित बंगाल में या बंगाल प्रांत से पृथक करने का काम भी इन्हीं के समय में हुआ। साथियों, सिलहट आज के बांग्लादेश में शामिल है। और यदि इसके बाद गवर्नर जनरल या वाइसरॉय की बात करें तो वो लॉर्ड लिटन थे। साथियों, लॉर्ड लिटन के लिए कहा जाता है कि उन्होंने भारत में अपनी नीतियों के द्वारा लुटिया डुबोने वाला गवर्नर जनरल कहा गया, और लॉर्ड रिपन जो उनके बाद आए थे उन्हें रिपेयर करने वाले गवर्नर जनरल की संज्ञा दी जाती है। लॉर्ड लिटन का जो समय था वो 1876 से 1880 के मध्य था। साथियों, वो बहुत ही एक विद्वान व्यक्ति थे साहित्य की दुनिया में, अंग्रेजी साहित्य की दुनिया में। इसलिए अंग्रेजी साहित्य की दुनिया में ओवन मेरिडिथ नाम से उनके लेखन कार्य को प्रसिद्धि मिली। 1880 में डाक विभाग के माध्यम से मनी ऑर्डर, एमओ जिसको साथियों बोलते हैं, उनकी सेवा की शुरुआत भी उन्हीं के समय हुई। लेकिन दुर्भाग्य मान लीजिए या एक सतत विकास के बाद जो परिवर्तन हुआ वो मान लीजिए, 135 वर्ष पश्चात अर्थात 2015 में उक्त सेवा की समाप्ति यानी मनी ऑर्डर सेवा समाप्त हो गई और अब वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो साथियों, इस देश में मनी ऑर्डर की शुरुआत 1880 में लॉर्ड लिटन के काल में हुई। और आप जो पुराने लोगों से, पुराने छात्रों से पूछेंगे कि उनके घर से पैसे कैसे आते थे, तो एक डाकिया उन्हें मनी ऑर्डर लेके आता था, और ये एक बहुत ही रिच ट्रेडिशन था हमारे यहाँ, जो अब समाप्त हो गया है। 1876 से 1878 के मध्य देश में भारी अकाल पड़ता है साथियों, जिसकी जांच हेतु 1878 में सर रिचर्ड हेनरी स्ट्रेची आयोग का गठन होता है, और जिसकी सिफारिशें ब्रिटिश साम्राज्यवाद के काल में बहुत ही महत्वपूर्ण थी। साथियों, इन्हीं के समय 1876 में ब्रिटिश संसद में रॉयल टाइटल्स एक्ट द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की इम्प्रेस साम्राज्यी यानी शासिका घोषित किया गया था, और लॉर्ड लिटन द्वारा 1 जनवरी 1877 में इसकी घोषणा हेतु दिल्ली में प्रथम शाही दरबार का आयोजन किया, और जिसमें बहुत सारे देशी राजा महाराजाओं, नवाबों को आमंत्रित किया गया था साथियों। और ऐसा बोलते हैं कि जितना इन पर धन खर्च हुआ वो इतना अधिक था क्योंकि भारत अकाल के दौर से गुजर रहा था। तो जैसे नीरो बांसुरी बजा रहा था, रोम जल रहा था, वैसे ही भारत 1877 के इस दरबार के समय अकाल से पीड़ित था। बहुत करोड़ों लोगों की साथियों जाने गई,
लेकिन इस भव्य दरबार पर भी करोड़ों रुपए खर्च किए, एक बेपरवाह गवर्नर जनरल की तरह। 1878 में भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु गैगिंग एक्ट, मुंह बंद करने वाला वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित हुआ साथियों। और इसके अनुसार भारतीय समाचार पत्रों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए। उन पर यह प्रतिबंध भी लगा कि वो ब्रिटिश नीतियां, ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश शासकों या किसी भी तरह के जो ब्रिटिश यहाँ पर कार्य कर रहे थे उनका विरोध नहीं करेंगे। और उक्त गैगिंग एक्ट, मुंह बंद करने वाले जो एक्ट था, उसका प्रथम शिकार ईश्वर चंद विद्यासागर का सोम प्रकाश समाचार पत्र बना। साथियों, ये बहुत ही एक बेशर्मी वाला अधिनियम था भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु। मोतीलाल घोष, शिशिर कुमार घोष द्वारा मूलतः बंगाली में प्रकाशित अमृत बाजार पत्रिका द्वारा रातों रात अंग्रेजी प्रकाशन की शुरुआत साथियों इसीलिए हुई थी कि वो गैगिंग एक्ट से खुद को मुक्त कर सके। तो ये सवाल भी पूछ लेता है कई बार कि ऐसा कौन सा समाचार पत्र था जो मूलतः बंगाली में था, लेकिन उन्होंने रातों रात खुद को अंग्रेजी में प्रकाशित या परिवर्तित किया, क्योंकि ये अंग्रेजी समाचार पत्रों पर मुंह बंद करने वाला कानून लागू नहीं होता था। साथियों, इन्हीं के समय 1878 में इंडियन आर्म्स एक्ट पारित हुआ, जिसके अनुसार अंग्रेजों को बिना लाइसेंस के ही हथियार रखने की अनुमति है। बहुत ही एक जिसको हम लोग बोलते हैं भेदभाव करने वाला और भारतीयों पर अत्याचार करने वाला अधिनियम था, क्योंकि अंग्रेजों को ये प्रिविलेज दिया गया कि वो भारत में असुरक्षित हैं और भारतीयों से बचने के लिए उन्हें हथियार रखने की छूट मिली। जबकि साथियों, भारतीयों को बिना लाइसेंस के हथियार रखने की अनुमति नहीं थी, और यदि वो लाइसेंस भी लेते थे तो उसकी जो पेचीदगियाँ थी वो इतनी अधिक थी कि वर्षों तक, सालों तक, पीढ़ियों तक उन्हें लाइसेंस नहीं मिलता था हथियार रखने का। साथियों, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भारतीय सिविल सेवा में कुछ भारतीयों की जो अपनी मेहनत के बल पर, अपने हार्डवर्क के बल पर वो नियुक्त होने लगते हैं, तो अंग्रेज़ों को ये लगा कि ब्रिटिश सिविल सेवा में प्रवेश की आयु इतनी घटा दी जाए कि भारतीयों को प्रवेश नहीं मिले। तो वो लॉर्ड लिटन ये काम करते और उन्होंने सिविल सेवाओं में अधिकतम आयु 21 से घटाकर 19 कर दी। अब आप सोच सकते हैं कि ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ 19 वर्ष की आयु करना कितना पीड़ादायक होगा भारतीयों के लिए। 1879 में कुलीन घरानों को मनोनीत कर भारतीय वैधानिक जनपद सेवा की शुरुआत इन्हीं के समय हुई। इंडियन स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस यद्यपि विरोध होने पर 1887 में ये समाप्त होती है, लेकिन ये भी उनका भारतीय राजघरानों, कुलीनों, साथियों नवाबों के प्रति तुष्टिकरण की नीति थी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लॉर्ड लिटन का जो भारत के प्रति जो एटीट्यूड था वो बहुत ही भेदभावपूर्ण था, और वो किसी भी कीमत पर भारतीयों को शासन प्रशासन से दूर रखकर और उन पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश आधिपत्य के हिमायती थे। साथियों, इनके बाद इनसे बहुत असंतुष्ट होने की खबरें आ रही थी, खुफिया रिपोर्ट्स आ रही थी। तो फिर मरहम लगाने के लिए अगला जो गवर्नर जनरल या वॉइसरॉय जो भेजा गया था वो लॉर्ड रिपन थे, जिनका काल साथियों 1880 से 1884 थे। और अच्छे आचरण तथा भारतीयों के प्रति सद्भावना रखने के कारण राष्ट्रवादियों द्वारा, स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा उन्हें महानुभव जेंटलमैन रिपन की संज्ञा दी। आधुनिक नर्सिंग की जनक फ्लोरेंस नाइटिंगेल द्वारा भारत के उद्धारक की संज्ञा दी उनको। अपने पूर्व
ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन की अनेक प्रतिक्रियावादी नीतियों को न केवल सुधारने का प्रयास किया साथियों, बल्कि भारत के हित में अनेक कल्याणकारी योजनाएं भी उन्होंने प्रस्तुत की। जैसे 1881 में ICS, जो इंडियन सिविल सेवा में प्रवेश की आयु थी, एग्जाम देने की आयु थी, उसे फिर बढ़ाकर 19 से 21 कर दिया। 1882 में उन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जिसको मैंने आपको बताया गैगिंग एक्ट, अर्थात भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने वाला एक्ट, उसको इन्होंने समाप्त घोषित किया। साथियों, स्कूली शिक्षा में सुधार हेतु, विशेषतः स्कूली शिक्षा में सुधार हेतु 1882 में सर विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग का गठन भी इन्हीं के समय या इन्हीं के द्वारा करने का उल्लेख है। जैसे शिक्षा में जिन लोगों ने शिक्षा के विकास यात्रा को अच्छे से पढ़ा है वो जानते हैं कि इसे हंटर आयोग भी कहा गया। साथियों, बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाने हेतु या रोक लगाने हेतु तथा स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 1881 में प्रथम भारतीय कारखाना अधिनियम पारित हुआ, जिसके अनुसार 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में कार्य करने का निषेध घोषित किया। 7 से 12 वर्ष के मध्य के बच्चों को प्रतिदिन 9 घंटे से अधिक कार्य करने का निषेध घोषित किया। साथियों, भारतीय कारखाना अधिनियम, जो दूसरा वाला द्वितीय कारखाना अधिनियम जिसको बोलते हैं हम, वो 1891 में पारित हुआ था, जिसमें ये प्रावधान था कि 9 वर्ष तक के बच्चों को कारखानों में कार्य करने का प्रतिबंध लगाया। साथियों देखिए, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए जानकारी है। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य करने का निषेध था। अब उसमें सुधार करते हुए 1891 में जो द्वितीय कारखाना अधिनियम पारित हुआ, उसमें 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में कार्य करना निषेधित कर दिया। सप्ताह में 1 दिन का अवकाश द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891 में घोषित किया, और फिर इसी समय से साथियों सप्ताह की जो हमें अवकाश मिलता है उसकी शुरुआत होती है। रात्रि 8 बजे से सुबह 5 बजे के मध्य महिलाओं हेतु कारखानों में कार्य करने का निषेध घोषित किया। ये भी एक सुधार की तरह था। वायसरॉय की परिषद के कानूनी सदस्य सर CP अल्बर्ट जिसको बोलते थे, द्वारा 1883 में इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया गया, जिसमें भारतीय जजों को भी यूरोपियन जजों की भांति सभी यूरोपीय और गैर यूरोपीय लोगों के मुकदमे या सुनने का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो इसका अंग्रेजों द्वारा भारी विरोध हुआ, और ऐसा माना जाता है साथियों कि इसी विरोध के कारण अंततः लॉर्ड रिपन को अपना पद भी गंवाना पड़ा था। इसे एक द्वितीय श्वेत विद्रोह भी हम यहाँ बोलते हैं। साथियों, चूंकि उनका जो ह्यूमैनिटेरियन जो एक वैल्यूएबल फेस था, जो उनकी कार्यशैली थी, वो यद्यपि ब्रिटिश साम्राज्य के विरोधी नहीं थे, लेकिन वो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को अधिक मानवीय बनाने पर जोर दे रहे थे, और इसका उन्हें खामियाजा बोल सकते हैं या अंग्रेजों के विरोध को बोल सकते हैं, झेलना पड़ा। और इल्बर्ट विवाद इतना अधिक बढ़ गया था क्योंकि इसमें भारत एवं यूरोप के न्यायाधीशों के बीच के अंतर को समाप्त करने हेतु अपराधियों के मुकदमे भारतीय जजों द्वारा भी सुने जाने का अधिकार था, और इसे अंग्रेज, चूंकि उनमें एक सुपीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स था और वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए लॉर्ड रिपन को अपना पद गंवाना पड़ा। साथियों, शहरी एवं ग्रामीण शासन को और अधिक लोकतांत्रिक स्वरूप देने के कारण भारत में स्थानीय स्वशासन के वास्तविक जनक लॉर्ड रिपन ही थे। मैंने आपको बताया, वैसे तो स्थानीय स्वशासन के जनक
लॉर्ड मेयो थे, लेकिन वास्तविक जनक की अगर बात करें तो वो लॉर्ड रिपन ही थे। साथियों, मैंने बताया कि भारत में जनगणना की पहली शुरुआत लॉर्ड मेयो के समय में हुई, लेकिन उसकी औपचारिक एवं व्यवस्थित शुरुआत 1881 में साथियों लॉर्ड रिपन द्वारा करने का उल्लेख है। इस तरह के सवाल एक आध आपको पूछा जा सकता है कि भारत में प्रथम बार जाति आधारित जनगणना वो 1901 में हुई और अंतिम बार जाति जनगणना साथियों 1931 में होती है। तो आप इनसे संबंधित जो आपको सामग्री मिले, जहाँ भी आप कंफर्ट रहें, वहाँ से आप और अधिक इसमें सामग्री जुटाकर इस टॉपिक को एनरिच करेंगे। और साथियों, सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ या बोलता हूँ, आप खुद को स्ट्रॉन्ग करें अपने सिलेबस और अपने टॉपिक्स के प्रति, और ये आपको आपके आगे के करियर में बहुत काम आने वाली चीज़ें होंगी, या काम आपके जीवन में जब आप और अधिक जब आपकी डिग्रियां और आपका अध्ययन का दौर गुजरेगा तो आपको एक दिन लगेगा कि मैंने जो पिछला अध्ययन किया है वो मेरे बहुत काम आ रहा है, और इवन आपके जॉब तक में ये चीज़ें काम आएंगी। तो साथियों, आज हम इतना ही रखेंगे, अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे। जय हिंद।